नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को खासतौर पे हम लोग वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई अर्थात यूपी अधीनस्थ का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी SSSC भी हो गया, यूपी वीडियो भी हो गया, साथ ही साथ अदर स्टेट के भी जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों को टारगेट करते हुए साथियों प्रत्येक दिन ये हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है। बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कराए जाते हैं, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। ठीक साथियों, तो ये क्लास साथियों हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होती है और आप लोगों के लिए काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो साथियों, हम लोग प्रत्येक दिन यहाँ पे सुबह लगभग 9 बजे के नियर अबाउट अपनी प्रत्येक दिन साथियों ये करंट अफेयर की क्लास करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास मानी जाती है। ठीक साथियों, तो क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ मेन जो पॉइंट होते हैं साथियों, उन सभी पॉइंटों को आप लोग अपनी नोटबुक में नोटिस भी किया करिए। उससे क्या होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक साथियों, आप लोगों को साथ ही साथ 2-5 मिनट आप लोग टाइम भी दिया करिए और क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक हर हाल में देखा करिए। ठीक, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर साथियों यहाँ पे हम लोग करते हैं सीधे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। ठीक है, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो साथियों, वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन इस समय करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए साथियों यहाँ हम प्रत्येक दिन अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे डेली करंट अफेयर की क्लास करते हैं। ठीक साथियों, तो साथियों आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग सभी जानकारी, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उन जानकारियों को साथियों आप लोग अपने नोटबुक में नोट ज़रूर किया करिए। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिले, रिवीजन करने में आप लोगों को उससे मदद मिलेगी। ठीक है, आज की सबसे पहली जानकारी है साथियों, हम लोग लिखेंगे कि जाने माने पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया है। जाने माने पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन जब पूछेगा तो साथियों पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस पर्वतारोही का निधन हो गया। अभी हाल ही में जाने माने कौन से पर्वतारोही का निधन हो गया है। ठीक साथियों, तो साथियों जाने माने पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का अभी निधन हुआ है। किसका? नरेंद्र बुल कुमार का अभी हाल ही में निधन हो गया है। भारत के साथियों सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाने वाले जाने माने पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हुआ है। किसका? ये साथियों सियाचिन के ग्लेशियर को सुरक्षित रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते थे, जो कि एक पर्वतारोही हैं जिनका नाम है कर्नल नरेंद्र बुल कुमार। साथियों कर्नल नरेंद्र बुल कुमार की अगर बात करें तो ये 1984 के ऑपरेशन मेघदूत की सफलता में भी इनकी अहम भूमिका थी। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार की अगर बात करें तो इनकी साथियों अहम भूमिका, जो ऑपरेशन मेघदूत था 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में कर्नल नरेंद्र कुमार का साथियों 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में अहम भूमिका थी। इनकी अहम क्या थी साथियों? इनकी अहम भूमिका थी। साथ ही साथ साथियों
कर्नल नरेंद्र बुल कुमार की अगर बात करें तो ये नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय भी थे। कौन थे? ये कर्नल नरेंद्र बुल कुमार जी नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय भी थे। नंदा देवी पर साथियों चढ़ाई करने वाले कर्नल नरेंद्र बुल कुमार जी पहले भारतीय भी थे। साथ ही साथ साथियों ये 1965 में माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैंक, जिसे आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट ब्लैंक है जो कि आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, और बाद में माउंट कांगचेंगा पर चढ़ाई किया। इन्होंने अगर बात की सियासी इनके नाम और उपलब्धियों की अगर बात करें तो ये 1965 में माउंट एवरेस्ट, 1965 में माउंट एवरेस्ट, 1965 में माउंट एवरेस्ट, साथ ही साथ साथियों माउंट ब्लैंक, जो माउंट ब्लैंक है साथियों ये कहाँ की? आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ साथियों और अगर बात करें तो ये इसके बाद माउंट ब्लैंक की साथियों चढ़ाई करने के बाद ये माउंट कांचनजंगा पर चढ़ाई किए। माउंट कांगचेंगा पर चढ़ाई किए। माउंट कांगचेंगा पर चढ़ाई किए साथियों। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार की बात करें तो ये 1965 में माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैंक सबसे ऊंची चोटी, माउंट कांगचेंगा पर भी इन्होंने चढ़ाई किया। और साथियों ये अपने साहसी कार्यों के लिए बुल नाम की उपाधि हासिल किए थे। जो कर्नल नरेंद्र बुल कुमार जी हैं ये साथियों अपने साहसी कार्यों के कारण, किसके? अपने साहसी कार्यों के कारण ही इन्हें बुल की उपाधि दिया गया। किसकी? बुल की उपाधि दिया गया। और इनके बात करें साथियों तो इन्हें कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। वो पुरस्कार कौन कौन से हैं? कीर्ति चक्र, इसी के साथ साथियों पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, और इसके बाद मैकग्रेगर पदक से सम्मानित किया जा चुका है साथियों। साथ ही साथ कर्नल कुमार ने 1970 के दशक के अंत में 1980 के दशक के प्रारंभ में सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के कई अभियान चलाए। इन्हें साथियों जो कर्नल नरेंद्र कुमार जी हैं इन्हें बुल की उपाधि प्राप्त हुई। ये 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ साथियों कर्नल नरेंद्र बुल कुमार जी को नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय का भी श्रेय जाता है साथियों। मतलब ये प्रथम ऐसे भारतीय हैं जो कि नंदा देवी पर ये चढ़ाई करने वाले से। साथ ही साथ साथियों कर्नल नरेंद्र बुल कुमार की बात करें तो उन्हें 1965 में माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैंक जो कि अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ माउंट कांगचेंगा पर भी इन्होंने चढ़ाई किया। कर्नल नरेंद्र बुल कुमार जी को साथियों कीर्ति चक्र, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, मैकग्रेगर पदक से भी इन्हें सम्मानित किए जाने का काम किया गया है। साथ ही साथ साथियों अगर इनकी बात करें तो ये 1970 के दशक के अंत से और 1980 के दशक के प्रारंभ में साथियों सियाचिन ग्लेशियर पर कई अहम अभियान भी ये चलाने का काम
किए थे। ठीक साथियों, ये इनसे संबंधित अहम जानकारी थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है साथियों, इसे आप लोग नोट जरूर करिएगा। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि दिल्ली सरकार ने साथियों तमिल अकादमी की स्थापना किया है। अगली जानकारी है कि दिल्ली सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना किया है। दिल्ली सरकार ने साथियों कौन से तमिल अकादमी की स्थापना किया है? किसकी? तमिल अकादमी की स्थापना किया है। दिल्ली सरकार ने साथियों कला संस्कृति और भाषा विभाग ने दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग ने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी तमिलनाडु की साथियों संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये तमिल अकादमी की स्थापना किया है। ठीक, हिंदी साथियों दिल्ली में तमिलनाडु के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है साथियों। साथ ही साथ इसलिए तमिलनाडु के कला और संस्कृति का स्वाद लेने के लिए दिल्ली के लोगों के लिए एक मंच प्रस्तुत करना चाहती है। कौन? दिल्ली सरकार। इसी के साथ साथियों और बात करें अगर तो दिल्ली सरकार ने पूर्व पार्षद और दिल्ली तमिल संगम एन राजा के सदस्य को अकादमी का उपाध्यक्ष में नियुक्त किया गया है। दिल्ली सरकार के साथियों ये जो दिल्ली अकादमी की स्थापना किया गया है, इसके अगर उपाध्यक्ष की बात करें साथियों तो इसका उपाध्यक्ष दिल्ली सरकार के पूर्व पार्षद और दिल्ली तमिल संगम एन राजा दिल्ली तमिल संगम एन राजा इसके साथियों दिल्ली तमिल संगम में राजा के सदस्य को अकादमी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। राजा के सदस्य को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे साथियों? ये जो तमिल अकादमी की स्थापना किया गया है, इसके साथियों अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो दिल्ली सरकार के पूर्व पार्षद रहे हैं। कौन? दिल्ली सरकार के पूर्व पार्षद रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली तमिल संगम एन राजा के सदस्य भी रहे हैं। कौन? दिल्ली तमिल संगम एन राजा के सदस्य रहे हैं। इन्हीं को साथियों क्या तमिल अकादमी का क्या बनाया गया है? उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथियों दिल्ली सरकार ने कला संस्कृति और भाषा विभाग ने फैसला किया है कि नई अकादमी तमिल भाषा और संस्कृति के लोगों के अच्छे कामों को बढ़ावा देने, साथ ही साथ उन्हें पुरस्कृत करने के लिए विभिन्न पुरस्कारों की शुरुआत भी करेगी। दिल्ली अकादमी में क्या किया जाएगा साथियों? तमिल अकादमी में क्या किया जाएगा? तो तमिल अकादमी में साथियों अच्छे कार्यों के लिए, साथ ही साथ इसके भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो भी लोग अच्छे कार्य करेंगे उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा और इसमें पुरस्कार देने की भी शुरुआत की जाएगी। ठीक, ऐसा दिल्ली सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। और अगर साथियों बात करें तो सरकार इस अकादमी के माध्यम से भाषा पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगी। दिल्ली सरकार तमिल के लोगों के लिए सांस्कृतिक उत्सव भी मनाएगी और उनका आयोजन करेगी। क्या करेगी? सांस्कृतिक उत्सव मनाएगी, साथ ही साथ उनका क्या करेगी? आयोजन करेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की अगर बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साथियों अरविंद केजरीवाल। और साथियों यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें, दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करें साथियों तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं।
अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और साथियों दिल्ली में एक उप मुख्यमंत्री भी हैं जिनका नाम क्या है? दिल्ली के कला संस्कृति और भाषा मंत्री की बात करें, दिल्ली के कला संस्कृति और भाषा मंत्री की बात करें, दिल्ली के कला संस्कृति और भाषा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। कौन है? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जी साथियों क्या हैं? दिल्ली के कला संस्कृति और भाषा मंत्री हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली सरकार द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना किया गया। ठीक साथियों, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि ऑस्कर नामिनी अदर राउंड मूवी के साथ क्या होगा साथियों? IFFI की 91वें नंबर की शुरुआत की जाएगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसे कहा जा सकता है। अगली इन्फॉर्मेशन है, इसे हम मिटा रहे हैं साथियों। ऑस्कर नामिनी इम्पोर्टेंट नॉलेज है। ऑस्कर नामिनी अदर राउंड मूवी के साथ साथियों में 51वें IFFI की शुरुआत होगी। IFFI की शुरुआत होगी। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि IFFI क्या है। तो साथियों ये है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो साथियों ऑस्कर नामिनी अदर राउंड मूवी के साथ साथियों 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत की बात कही जा रही है। साथियों इसकी शुरुआत 16 जनवरी से की जाएगी। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से की जाएगी? 16 जनवरी से की जाएगी। और साथियों इसमें थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अदर राउंड का भारतीय प्रीमियर होगा। लिखिएगा इसमें, इसकी शुरुआत 16 जनवरी से किया जाएगा। इसकी साथियों शुरुआत 16 जनवरी 16 जनवरी से किया जाएगा। और इसकी शुरुआत 16 जनवरी से किया जाएगा। साथ ही साथ साथियों थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अदर राउंड का भारतीय प्रीमियर होगा। भारतीय प्रीमियर होगा। ठीक, क्या होगा साथियों?
इसकी शुरुआत साथियों 16 जनवरी से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, जो कि अदर राउंड मूवी के साथ साथियों 91वें नंबर की शुरुआत की जाएगी। इसकी शुरुआत 16 जनवरी से किया जाएगा और साथियों इसमें थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अदर राउंड को भारतीय प्रीमियर को रखा गया है, भारतीय प्रीमियर को रखा गया है। ठीक साथियों, कांस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साथियों, कांस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता मैड्स मिकेलसेन अभिनीत फिल्म IFFI में दिखाई जाने वाले फिल्मों की स्टार स्टेट्स लाइन है। यह फिल्म साथियों ऑस्कर में डेनमार्क की आधिकारिक एंट्री भी है। ये फिल्म जो है साथियों कौन सी, अदर राउंड, यह कैसी है साथियों, यह ऑस्कर में डेनमार्क की आधिकारिक एंट्री भी है। साथ ही साथ यह फेस्टिवल मेहरूनिशा, यह फेस्टिवल जो है साथियों मेहरूनिशा के विश्व प्रीमियर का भी गवाह बनेगी। साथ ही साथ साथियों संदीप कुमार की फिल्म प्रीमियर फेस्टिवल के मध्य में किया जाएगा। इस फेस्टिवल का समापन साथियों 24 जनवरी को कियोशी कुरोसावा 24 जनवरी को कियोशी कुरोसावा के ऐतिहासिक नाटक वाइफ ऑफ ए स्पाई के इंडिया प्रीमियर के साथ होगा। इसके साथियों अगर समापन की बात किया जाए, किसके, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन फिल्म महोत्सव का समापन 24 जनवरी को इसका समापन साथियों कब किया जाएगा, 24 जनवरी को। कब, 24 जनवरी को कियोशी कुरोसावा के ऐतिहासिक नाटक कियोशी कुरोसावा के ऐतिहासिक नाटक, इस नाटक का क्या नाम है साथियों, वाइफ ऑफ ए स्पाई, वाइफ ऑफ ए स्पाई, वाइफ ऑफ ए स्पाई के इंडिया प्रीमियर के साथ किया जाएगा। इंडिया प्रीमियर के साथ इंडिया प्रीमियर के साथ इसका समापन होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन की बात करें साथियों तो यह 24 जनवरी 16 जनवरी को शुरुआत किया जाएगा। किसके, थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अदर राउंड के उनको भारतीय प्रीमियर को में रखा गया है। उसके बाद साथियों अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव के समापन की बात किया जाए तो इसका समापन 24 जनवरी को कियोशी कुरोसावा के ऐतिहासिक नाटक है साथियों जिसका नाम है वाइफ ऑफ ए स्पाई, वाइफ ऑफ ए स्पाई को इंडिया प्रीमियर के साथ इसका समापन होगा। इंडिया प्रीमियर के साथ इसका समापन होगा। साथियों यह गोवा में 16 से 24 जनवरी के दौरान आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन की अगर बात करें साथियों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथियों अगर आयोजन की बात करें तो यह 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच गोवा में किया जा रहा है। इसका आयोजन गोवा में 16 जनवरी से 24 जनवरी 16 जनवरी से 24 जनवरी में किया जा रहा है। 16 जनवरी से 24 जनवरी में साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक साथियों, ये है जानकारी इसमें। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अमित शाह ने क्या किया, राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का पहला अंक जारी किया। ये जानकारी मैंने आप लोगों को दे चुका हूँ। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है
अगली जानकारी है साथियों कि अमेरिकी कांग्रेस ने क्या मलाला यूसुफ़ई स्कॉलरशिप एक्ट को पास किया है। अमेरिकी कांग्रेस ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है साथियों, अमेरिकी कांग्रेस ने मलाला यूसुफ़ई स्कॉलरशिप एक्ट, मलाला यूसुफ़ई स्कॉलरशिप एक्ट मलाला यूसुफ़ई स्कॉलरशिप एक्ट को पास किया। अमेरिकी कांग्रेस ने साथियों मलाला यूसुफ़ई स्कॉलरशिप एक्ट को पास किया। अमेरिकी कांग्रेस ने साथियों योग्यता और ज़रूरत पर आधारित कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए, किसमें, पाकिस्तानी महिलाओं के लिए साथियों, पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या को बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफ़ई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित करने का काम किया। साथियों इस विधेयक को अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने 1 जनवरी को ध्वनि मत से पारित किया है। कब इसे साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने, इसकी अगर बात करें संयुक्त यूसुफ़ई स्कॉलरशिप एक्ट की, तो यह साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथियों सीनेट ने 1 जनवरी को साथियों ध्वनि मत से पारित करने का काम किया। 1 जनवरी को ध्वनि मत से पारित किया। ध्वनि मत से पारित किया है साथियों। और अगर बात करें साथियों तो यह विधेयक अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस जाएगा। इसके बाद साथियों यह कानून बन जाएगा। जो यह मलाला यूसुफ़ई स्कॉलरशिप एक्ट है साथियों, इसमें छात्रवृत्ति, पाकिस्तानी महिलाओं के छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने की बात किया जाएगा। साथ ही साथ इसे साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट ने 1 जनवरी 2021 को ध्वनि मत से पारित करने का काम किया। ठीक साथियों, अब साथियों इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाएगा। उसके बाद अगर उनका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इसमें अगर हस्ताक्षर हो जाता है तो यह अब क्या बन जाएगा साथियों, यह एक कानून बन जाएगा। साथियों इस बिल के अंतर्गत अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, कौन, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अर्थात USAID को पाकिस्तान की उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कम से कम 50% छात्रवृत्तियां पाकिस्तान की महिलाओं को 2020 से 22 तक अकादमी विषयों की श्रेणी में और मौजूदा पात्रता के अनुसार प्रदान करनी होगी। इसके अंतर्गत साथियों यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को पाकिस्तान की जो उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम है साथियों, इसके तहत कम से कम 50% छात्रवृत्ति जो होगी, कितनी 50% जो छात्रवृत्ति होगी वो पाकिस्तान की महिलाओं को 2020 से 2022 तक अकादमिक विषयों की श्रेणी में और मौजूदा पात्रता के अनुसार प्रदान किया जाएगा। ठीक साथियों, इस बिल में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाकिस्तानी निजी क्षेत्र के द्वारा पाकिस्तान निजी क्षेत्र और पाकिस्तानी डायस्पोरा, कौन से, पाकिस्तानी डायस्पोरा से निवेश के लिए परामर्श करने और उसका लाभ उठाने की आवश्यकता है ताकि पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रम तक पहुंच बढ़ाई जा सके, ताकि पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रम तक पहुंच बढ़ाई जा सके। ठीक, ये जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो ADB ने
बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है एशियाई विकास बैंक ने। एडीबी ने साथियों लिखिएगा, अगली जानकारी है। एडीबी ने क्या किया साथियों, बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन ऋण 100 मिलियन साथियों $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। 100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी ने साथियों अर्थात एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को बेंगलुरु की जो बिजली व्यवस्था है साथियों, बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी देने का काम किया है। ठीक साथियों, एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और अपडेट करने के लिए $100 मिलियन लगभग 730 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने का ऐलान किया है। 100 मिलियन साथियों अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो संप्रभु ऋणों के अलावा एडीबी कर्नाटक में 5 राज्य स्वामित्व वाली वितरण उपयोगिता में से एक कर्नाटक विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड। कौन? एक कंपनी है साथियों जिसका नाम है कर्नाटक विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड के लिए साथियों इसने $90 मिलियन का भी ऋण प्रदान करेगा। कितना? $90 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा। किसके लिए? कर्नाटक विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड के लिए। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो भूमिगत वितरण केबल के समानांतर संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 280 किलोमीटर से अधिक फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाए जाएंगे। लगभग 7,200 किलोमीटर की वितरण लाइनों के साथियों भुगतान होने से तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को लगभग 30% से कम करने में मदद भी इसमें मिलेगा। इसी के साथ साथियों और अगर बात करें तो फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम, वितरण ग्रिड में वितरण स्वचालन प्रणाली, साथ ही साथ अन्य संचार नेटवर्क के लिए भी किया जाएगा। और साथियों परियोजना नियंत्रण केंद्र से वितरण लाइन स्विच गियर्स की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक डैश बिजली के नियंत्रण के लिए साथियों एक डैश के साथ अनुकूलित 1700 स्वचालित रिंग मुख्य इकाइयों को भी स्थापित करेगा। इसके अंतर्गत बिजली प्रणाली के अंतर्गत साथियों क्या किया जाएगा? 1700 स्वचालित रिंग मुख्य इकाइयों को भी स्थापित किया जाएगा। अब अगर हम साथियों कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री साथियों वी.एस. येदियुरप्पा हैं, आप जानते हैं। कर्नाटक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हमें कर्नाटक से संबंधित जानकारी भी जान लेनी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं साथियों वी.एस. येदियुरप्पा। वी.एस. येदियुरप्पा। और साथियों राज्यपाल की बात करें तो वाजूभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक के साथियों अगर राज्यपाल अर्थात गवर्नर की बात करें, किसकी? गवर्नर। तो साथियों गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा हैं। अब साथियों अगर हम एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक के साथियों अध्यक्ष की बात करें, किसके?
एशियाई विकास बैंक अर्थात एडीबी के अध्यक्ष की बात करें साथियों तो मात्सुगु अस्कावा साथियों एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं और इसका साथियों मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में है। एडीबी का साथियों मुख्यालय अगर बात करें तो इसका मुख्यालय साथियों फिलीपींस के मनीला शहर में है। फिलीपींस के मनीला शहर में है। और साथियों अगर एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक की अगर स्थापना की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 को की गई। कब किया गया? एडीबी की साथियों स्थापना 9 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई। एडीबी से संबंधित बात किया गया साथियों कि एडीबी ने बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि अभी हाल ही में एडीबी ने बिजली वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए और भी ज़्यादा आधुनिक बनाने के लिए साथियों कितने $मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। या तो साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में कौन सी व्यवस्था को आधुनिक करने के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है। ठीक इस तरीके से आपसे जानकारी पूछेगा तो साथियों बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए या आधुनिक बनाने के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया गया। अब साथियों हम बात करें तो कर्नाटक की चूँकि चर्चा कर रहे हैं हम लोग तो हमें जान लेना चाहिए साथियों कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी एस येदियुरप्पा हैं और कर्नाटक के साथियों राज्यपाल की बात करें अर्थात गवर्नर की बात करें तो वाजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। अब साथियों अगर हम लोग एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। तो एडीबी के साथियों अध्यक्ष की बात करें तो मात्सुगु अस्कावा एडीबी के अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय साथियों फिलीपींस के मनीला शहर में है। एडीबी अर्थात एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला शहर में है और इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना 9 दिसंबर 1966 को किया गया। ठीक अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि आईडीबीआई बैंक ने साथियों बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा का शुभारंभ किया है। आईडीबीआई बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा का शुभारंभ किया है। अगली इंफॉर्मेशन है आईडीबीआई बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए आईडीबीआई विकास बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा का शुभारंभ किया। वीडियो केवाईसी सुविधा का शुभारंभ किया। आईडीबीआई बैंक ने साथियों बचत खाता खोलने के लिए कौन सी वीडियो केवाईसी सुविधा का शुभारंभ किया। यहाँ एग्जामिनर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा
कि IDBI बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए अभी हाल ही में कौन सी सुविधा का शुभारंभ किया? तो आपको आंसर देना पड़ेगा वीडियो KYC। कौन सी? वीडियो KYC सुविधा का शुभारंभ किया। और बात करें साथियों तो IDBI बैंक ने बचत खातों के लिए साथियों वीडियो KYC खोलने की सुविधा का शुभारंभ किया। इस सुविधा के माध्यम से साथियों कोई भी ग्राहक अपने घर या कार्यालय में बैठे वीडियो KYC के जरिए बचत खाता खोल सकता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि साथियों इसके लिए अब उन्हें शाखा में जाकर कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। उनके लिए अब खाता में IDBI बैंक की किसी भी खाता में जाकर साथियों अब KYC फॉर्म भरने का कोई लफड़ा नहीं रहेगा, मतलब कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब वो वीडियो KYC के माध्यम से ही अपने बचत खाता को खोल सकते हैं। वीडियो KYC साथियों घर पर रहकर आसानी से बचत खाता खोलने का एक त्वरित और आसान तरीका है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है साथियों कि बचत खाता खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरीके से सुरक्षित, सरल और तेज़ी से समाप्त हो जाएगी। KYC के लिए साथियों शाखा जाने की आवश्यकता न पड़े। अब साथियों अगर हम IDBI बैंक के CEO की बात करें, किसकी? चूँकि IDBI बैंक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो IDBI साथियों बैंक के अगर हम CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी साथियों की बात करें तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश शर्मा है। कौन है? राकेश शर्मा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और इसके मुख्यालय की बात करें साथियों तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। IDBI बैंक के अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय, किसका? IDBI बैंक का मुख्यालय है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें तो अगली जानकारी है कि बजाज ऑटो ने साथियों दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है। बजाज ऑटो जो है यह दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। लिखिएगा बजाज ऑटो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है, बन गई है। मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर बजाज ऑटो साथियों दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है। ठीक साथियों, भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी साथियों बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बनी है। कितना साथियों इसकी पूंजी हो चुकी है? इसकी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इसकी पूंजी हो चुकी है। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी, साथियों इसकी हो गई है। जो बजाज ऑटो साथियों बजाज ऑटो है जो कि दोपहिया और तिपहिया वाहन की निर्माता कंपनी है साथियों, यह 1 जनवरी को, कब? 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 को साथियों 1 जनवरी 2021 को यह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी वाली कंपनी बन चुकी है। ठीक साथियों नेशनल टॉक्स एक्सचेंज पर बजाज का 221 के पहले दिन शेयर मूल्य 3,479 प्रति शेयर रहा, जिसके कारण साथियों इसका बाजार पूंजीकरण साथियों 1,670.76 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। साथियों इस प्रकार बजाज ऑटो ने केवल टू व्हीलर कितना साथियों सिर्फ
टू व्हीलर सेगमेंट की सबसे मूल्यवान कंपनी है, बल्कि दुनिया की पहली ऐसी टू व्हीलर कंपनी है साथियों जो इस मार्केट कैप के मामले में इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब रही है। यह साथियों दुनिया की ऐसी पहली कंपनी है जो इस मार्केट कैप के मामले में इस मुकाम पर हासिल की है। कौन सी मुकाम? कि यह मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन चुकी है। बजाज ऑटो के साथियों अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। बजाज ऑटो के साथियों अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पुणे के महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। पुणे महाराष्ट्र है साथियों। और इसके साथियों ऑटो के प्रबंध निदेशक की बात करें तो राजीव बजाज, प्रबंध निदेशक की बात करें तो इसके प्रबंध निदेशक राजीव बजाज हैं। राजीव बजाज जी साथियों इसके प्रबंध निदेशक हैं और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। और यह साथियों दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो पंकज मित्तल ने साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए हैं। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है साथियों पंकज मित्तल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया। क्या लिया? शपथ लिया। पंकज मित्तल ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है साथियों, पंकज मित्तल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने क्या किया साथियों? शपथ लिया है। जस्टिस पंकज मित्तल को साथियों 4 जनवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन्हें साथियों कब नियुक्त किया गया है? इन्हें 4 जनवरी 2021 को, 4 जनवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेश साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख 4 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में साथियों पंकज मित्तल को चीफ जस्टिस के रूप में इन्हें शपथ दिलाई गई, ये नियुक्त किए गए। ठीक साथियों, हाल ही में साथियों मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश मित्तल की नियुक्ति की गई है। इनकी अगर बात करें तो ये किसकी जगह लिए हैं साथियों? ये गीता मित्तल की, न्यायाधीश पंकज मित्तल की बात करें तो ये न्यायाधीश गीता मित्तल की जगह लिए हैं। गीता मित्तल जी साथियों क्या रिटायर हो गई हैं, अर्थात सेवानिवृत्त हो गई हैं, जिसके कारण पंकज मित्तल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्या बनाया गया है? चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक साथियों, मुख्य न्यायाधीश साथियों अगर मित्तल की बात करें तो इनको जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई है। साथियों नवनिर्वाचित चीफ जस्टिस की अगर बात करें, नवनियुक्त चीफ जस्टिस की बात करें साथियों पंकज मित्तल को, तो इन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन्हें शपथ दिलाने का काम किया। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्हें साथियों 4 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। अगली जानकारी है साथियों
कि जीजेसी ने आशीष पेठे को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। कौन? जीजेसी ने आशीष पेठे को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। लिखिएगा, जीजेसी का मतलब हुआ साथियों जेम एंड ज्वेलरी उद्योग। अगली इंफॉर्मेशन है, जीजेसी ने आशीष पेठे को अपना नया अध्यक्ष बनाया है। अपना नया अध्यक्ष बनाया किसे साथियों? जीजेसी ने आशीष पेठे को, किसे? आशीष पेठे को अपना नया अध्यक्ष बनाया। जेम एंड ज्वेलरी उद्योग की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था है साथियों। जो जीजेसी है यह किसकी? जेम एंड ज्वेलरी उद्योग की राष्ट्रीय संस्था है। जेम एंड ज्वेलरी उद्योग की, जेम एंड ज्वेलरी उद्योग की साथियों कौन सी? राष्ट्रीय शीर्ष संस्था है। इस संस्था का क्या नाम है साथियों? इस संस्था ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने साथियों 2 साल की अवधि के लिए आशीष पेठे को साथियों कितने साल की अवधि के लिए? 2 साल की अवधि के लिए, 2 साल की अवधि के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। 2 साल की अवधि के लिए अपना अध्यक्ष और सईम मेहरा को साथियों उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया है। जो ये जेजेसी कंपनी है साथियों, कौन? जेजेसी ये कंपनी है साथियों, यह सईम मेहरा को उपाध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में आशीष पेठे को, और अगर उपाध्यक्ष के रूप में बात करें साथियों, उपाध्यक्ष के रूप में सईम मेहरा को, उपाध्यक्ष के रूप में सईम मेहरा को नियुक्त किया गया है। जेम एवं ज्वेलरी उद्योग की राष्ट्रीय संस्था है साथियों कौन सी? ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। इसके साथियों अध्यक्ष के रूप में आशीष पेठे को नियुक्त किया गया है और उपाध्यक्ष के रूप में साथियों किसे? सईम मेहरा को, सईम मेहरा को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक साथियों पेठे अगर बात करें तो जेजेसी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में वेस्ट के जोनल चेयरमैन भी हैं, जिस पर साथियों वह नए पद ग्रहण करने के बाद भी वो बने रहेंगे। साथियों ये जो किसके वेस्ट के जोनल चेयरमैन हैं साथियों, ये इसका अध्यक्ष बनने के बाद भी, किसका? ये जेम एंड ज्वेलरी उद्योग का अध्यक्ष बनने के बाद भी साथियों ये अपने साथियों जोनल चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे। ठीक, पूरी साथियों ई वोटिंग चुनाव प्रक्रिया एक अधिकृत स्वतंत्र व्यक्ति मुख्य चुनाव प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई थी। इसका साथियों किसे? चुनाव के द्वारा साथियों इसका आयोजन किया गया और मतदान मंच साथियों एक डिजिटल एजेंसी द्वारा तैयार किया गया था। दोनों को जेजेसी द्वारा नियुक्त किया गया है। किसे? सईम मेहरा को भी साथियों, जिन्हें जेम एंड ज्वेलरी उद्योग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और साथ ही साथ आशीष पेठे को जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, अब साथियों ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। कहाँ? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का मुख्यालय। और इसकी साथियों स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में की गई। कब की गई? इसकी स्थापना 2005 में की गई। अगली जानकारी है साथियों कि संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है? चुना गया है। संजय कपूर को अगली इंफॉर्मेशन है
संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, किसका, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का साथियों अध्यक्ष चुना गया है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष संजय कपूर को चुना गया है, अर्थात अखिल भारतीय शतरंज संघ, इसे कहते हैं साथियों अखिल भारतीय शतरंज संघ। फेडरेशन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष संजय कपूर को चुना गया है। ठीक साथियों, जबकि साथियों भरत सिंह चौहान अपना सचिव पद बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। इसके साथियों सचिव के पद की अगर बात करें, इसके अखिल भारतीय शतरंज संघ के अगर सचिव की बात करें, इसके सचिव साथियों कौन है, भरत सिंह चौहान। भरत सिंह चौहान साथियों अखिल भारतीय शतरंज संघ के सचिव हैं। उत्तर प्रदेश शतरंज संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले कपूर ने साथियों करीबी वोटों में PR वेंकटरमन राजा को हराया है। ये साथियों जो संजय कपूर हैं अगर बात करें तो ये सबसे कम वोटों में, सबसे करीबी वोटों में साथियों किसे हराने का काम किया, PR वेंकटराम राजा को। PR वेंकटराम राजा को हराने का काम किया। संजय कपूर ने साथियों PR वेंकट राजा को सबसे करीबी वोटों के साथ हराने का काम किया। साथ ही साथ साथियों कपूर को राजा के 31 वोटों के मुकाबले 33 वोट मिले। कपूर को साथियों राजा के 31 वोट के मुकाबले अर्थात PR वेंकटरमन को 31 वोट मिले और यहीं अगर संजय कपूर की बात करें साथियों तो इन्हें 33 वोट प्राप्त हुए, 33 मत प्राप्त हुए। ठीक, 33 मत संजय कपूर को प्राप्त हुए और PR वेंकट राजा को अगर बात करें तो 31 वोट साथियों इन्हें प्राप्त हुआ। अब यहीं अगर साथियों चौहान की बात करें, किसे, भरत सिंह चौहान की अगर बात करें साथियों तो ये रविंद्र डोगरे को 35-29 से हराने का काम किया। भरत सिंह चौहान साथियों कितने, 35 वोट प्राप्त किए। 35 वोट साथियों किसे, भगत सिंह चौहान को प्राप्त हुए और इनके साथियों प्रतिद्वंदी सचिव पद के साथियों प्रतिद्वंदी रहे जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है साथियों रविंद्र डोगरे को साथियों 29 मत प्राप्त हुए। 29 मत साथियों रविंद्र डोगरे को प्राप्त हुए जो कि भगत सिंह चौहान के प्रतिद्वंदी रहे हैं। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के अलावा साथियों 6 उपाध्यक्ष और 6 संयुक्त सचिव भी चुने गए। अध्यक्ष के अलावा साथियों अध्यक्ष को चुना गया, सचिव को, साथ ही साथ कोषाध्यक्ष को चुना गया। इसके अलावा 6 उपाध्यक्ष को भी चुना गया और 6 संयुक्त सचिव भी इसके अंतर्गत चुने गए। ठीक साथियों, अब अगर बात करें तो अखिल भारतीय शतरंज संघ के मुख्यालय, किसका, अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय, अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में है।
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में है। और अगर साथियों बात करें तो अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना 1951 में की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1951 में की गई। कब किया गया? 1951 में इसकी स्थापना की गई। ठीक साथियों, 1951 में इसकी स्थापना की गई। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर ये हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे साथियों। आज के ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे साथियों, जिसे हम लोगों ने अच्छे से विस्तार के साथ करने का काम किया, अच्छे से विस्तार के साथ करने का काम किया साथियों। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ सारी जानकारी आप लोगों को समझ में भी आई होगी। सारी जानकारी साथियों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को दिया जाता है, जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, और कोशिश किया जाता है कि जितना डीपली, जितना एक्सप्लेन हो सके साथियों, उतना डीपली यहाँ पे आप लोगों को चीज़ों को दिया जाए। ठीक साथियों, तो सारी जानकारी आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट किया करिए, पॉइंट वाइज पॉइंट। साथ ही साथ 10-5 मिनट दिन भर में अगर आप टाइम निकाल के इसे रिवीजन करेंगे साथियों, तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद करेगा, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक साथियों, क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ साथियों आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, चाहे आप फेसबुक चलाते हों, व्हाट्सएप चलाते हों, इंस्टाग्राम चलाते हों, टेलीग्राम चलाते हों साथियों, आप प्रत्येक जगह जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं साथियों, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर अपने साथियों अपने करियर को सुचारू रूप से साथियों वो चला सकें। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों मैं कहूँगा अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं साथियों कि आपके अपने ही YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे साथियों यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए एक कंबाइंड सिलेक्शन बैच साथियों लॉन्च किया गया है, जिसमें तीनों के कंबाइंड के सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को 3 क्लासें प्रत्येक दिन दी जाती हैं। एक क्लास साथियों आप लोगों को बाल विकास की क्लास डेली सुबह 10 बजे के नियर अबाउट दी जाती है, जिसका 90% सिलेबस समाप्त हो चुका है। दूसरी क्लास साथियों आप लोगों को हिंदी की क्लास दी जाती है, जो कि दोपहर में 2 से 3 बजे के नियर अबाउट आप लोगों को दी जाती है। तीसरी क्लास साथियों सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड 3 दिन हिस्ट्री, 3 दिन ज्योग्राफी चलाई जाती है साथियों, जो कि रात में 7 से 8 बजे के आसपास आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड की जाती है। ठीक साथियों, ये साथियों जानकारी थी जो कि मैं आप लोगों को देना चाहता था। जो भी आपके भाई बंधु सगे संबंधी होंगे, या तो आप लोग भी यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट की अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, वो लोग साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक से मदद ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से डीपली साथियों थ्योरी की विस्तार से क्लास यहाँ पे चलाई जा रही है। आप लोग अगर क्लास लेंगे तो एकदम मस्त हो जाएंगे साथियों, ये आप मान लीजिए। ठीक, तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।